हेलो प्यारे होमो सैम्पियंस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है कि आप सभी घर पे स्वस्थ होंगे और अपना अध्ययन भी कर रहे होंगे। तो बेसिक बायोलॉजी में अपने देख रहे थे कोशिकांगों के बारे में, जो अपने पार्ट 6 है उसमें अपने कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे। और वो कोशिकांग होंगे राइबोसोम, केंद्रक और तारककाय। इनके बारे में अपने अध्ययन करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं। तो देखिए, राइबोसोम की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम था जॉर्ज प्लेडे। जॉर्ज प्लेडे ने 1888 के अंदर इसकी खोज की थी और उसने अपने नाम पे इनके कणों का नाम रख लिया प्लेडे के कण। प्लेडे के कण। कंपटीशन एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आ जाता है कि कई बार कि किस कोशिकांग को प्लेडे का कण कहा जाता है। तो आपका सही जवाब होना चाहिए राइबोसोम। उसके बाद में इसका नामकरण करने वाले वैज्ञानिक का नाम था रिचर्ड रॉबर्ट। रिचर्ड रॉबर्ट ने इसका नाम दिया था राइबोसोम। इन कणिकाओं को कहा था राइबोसोम, जो पाई जाती है किसके ऊपर, ER यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर ये पाई जाती है। उसके बाद में सबसे छोटा जो झिल्ली रहित कोशिकांग की बात करें तो वो कौन सा होता है, राइबोसोम ही होता है। कौन सा होता है बच्चों, राइबोसोम। उसके अलावा rRNA प्लस प्रोटीन से इसका निर्माण होता है और rRNA का मतलब होता है राइबोसोमल RNA। राइबोसोमल RNA और प्रोटीन से राइबोसोम का निर्माण होता है। उसके बाद rRNA का निर्माण केंद्रिका में होता है। कहाँ पे होता है, केंद्रिका में। और केंद्रिका किसका भाग होता है, केंद्रक का, यानी कि न्यूक्लियस का भाग कौन सा होता है, न्यूक्लियस होता है। और केंद्रिका में बनते हैं राइबोसोम। क्या बनते हैं बच्चों, राइबोसोम बनते हैं। और राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री। क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री, क्योंकि राइबोसोम क्या करता है, प्रोटीन का निर्माण करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसलिए इस भाग राइबोसोम को ही कहा जाता है कोशिका का इंजन। अगर कहीं पे क्वेश्चन पूछा जाए कि कोशिका का इंजन या फिर प्रोटीन की फैक्ट्री किस कोशिकांग को कहा जाता है, तो वो होता है राइबोसोम, यानी कि इंजन ऑफ सेल किसे कहते हैं, राइबोसोम को कहा जाता है। जबकि जो केंद्रिका होती है इसको राइबोसोम की फैक्ट्री भी कहा जाता है। क्या बोलते हैं बच्चों, इसको राइबोसोम की फैक्ट्री भी कहा जाता है। किसको, केंद्रिका को। ठीक है, बस ये थोड़ा डिफरेंस आपको याद रखना है कि प्रोटीन की फैक्ट्री और कोशिका का इंजन किसे कहते हैं, राइबोसोम को। जबकि राइबोसोम की फैक्ट्री किसे कहा जाता है, केंद्रिका को, यानी कि न्यूक्लियस को। उसके बाद में जब कोशिका द्रव्य में mRNA राइबोसोम के साथ में जुड़ते हैं तो एक लंबी श्रृंखला बनती है। उस श्रृंखला को कहा जाता है पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम। और यहाँ पे mRNA एक वाहक RNA होता है जिसको बोलते हैं मैसेंजर RNA। क्या बोलते हैं इसको, मैसेंजर RNA बोलते हैं, जो राइबोसोम के साथ मिलता है और एक लंबी चैन बनाता है, लंबी श्रृंखला बनाता है। उसको बोलते हैं पॉलीराइबोसोम या फिर पॉलीसोम। ठीक है, उसके बाद अपने बात करें कि ये जो राइबोसोम होता है इसमें उप इकाइयाँ होती है, यानी कि प्रोकैरियोटिक सेल्स। अपने डिफरेंस पढ़ चुके हैं इसके अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम होते हैं वो कितनी उप इकाइयों से बने होते हैं, 70S। 70S इकाइयों से ये बने होते हैं। जबकि यूकैरियोटिक सेल्स में, यूकैरियोटिक सेल्स में राइबोसोम कितने S इकाइयों से बने होते हैं, 80S। ये डिफरेंस आपको बताया था उसके अंदर भी। इसमें 70S, S का मतलब होता है यहाँ पे अवसादन गुणांक। क्या बोलते हैं बच्चों इसको, अवसादन गुणांक बोलते हैं। और अवसादन गुणांक को कहते हैं स्ट्रोसबर्ग
या फिर इसको स्वेटबर्ग, या फिर इसको स्वेट्सबर्ग इकाई भी कहा जाता है। ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग नाम होते हैं। और साधन गुणांक का विशेष काम तो यही होता है कि कोशिकांक के अंदर जो इसका आकार होता है, इसका जो घनत्व होता है, वो एक प्रकार से निश्चित करता है। यानी कि उसके मापने की जो सबसे छोटी इकाई होती है ना, उसी इकाई को डिनोट किया जाता है किसके अंदर, अवसाधन गुणांक के अंदर, यानी कि स्ट्रॉसबर्ग या फिर स्वेट्सबर्ग के अंदर। ठीक है। 70s 2 छोटी उप इकाइयों से मिलकर बना होता है। इसकी जो छोटी उप इकाई होती है वो होती है 30s, यानी कि 30 अवसाधन गुणांक से निर्मित छोटी इसकी उप इकाई होती है। और इसकी जो छोटी उप इकाई होती है वो 40s, यानी कि 40 अवसाधन गुणांक से निर्मित होती है। और इसकी बड़ी उप इकाई 50s, जबकि इसकी बड़ी उप इकाई 60s अवसाधन गुणांक से निर्मित होती है। ये एग्ज़ाम के अंदर डिफरेंस पूछ लेते हैं, या फिर कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर भी पूछ लिया जाता है कि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं हैं इनमें राइबोसोम जो है उसकी उप इकाई क्या होती है। ठीक है। तो आपको या फिर ये ऑप्शन मिल जाएगा इकाई वाला कि 70s, या फिर उप इकाई डिवाइडेशन हो जाएगा, वो पूछ लिया जाएगा कि छोटी उप इकाई कितनी होती है और बड़ी उप इकाई कितनी होती है। तो आपको ये थोड़ा सा अंतर याद रखना है कि 80s किन सेल्स में, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में, जबकि 70s किन कोशिकाओं में, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। अगर थोड़ा सा घुमा के पूछ ले कि मानव में राइबोसोम कितने एस प्रकार का होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए 80s प्रकार का, क्योंकि हम पेड़ पौधे और स्तनधारी जीव किसके अंदर आते हैं, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आते हैं। ठीक है बच्चों। उसके बाद छोटी उप इकाइयों में 40s से निर्मित होता है और बड़ी उप इकाइयों में 60s से निर्मित होता है। तो ये इसमें डिफरेंस भी है, तो ये आप याद कर सकते हैं, इसको डिनोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जो टॉपिक है उसका नाम है तारक केंद्र, जिसको कहा जाता है सेंट्रियोल। और सेंट्रियोल की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है बेंडेन, यानी बेंडेन नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। और जो नामकरण किया था वो किया था टी बावेरी ने सन 1888 में इसका जो नामकरण था वो किया था। अगला देखो, ये एनिमल सेल्स के अंदर, यानी कि तारक के अंदर एनिमल सेल्स में और जो लोअर प्लांट होते हैं, निम्न पादप होते हैं, जैसे कवक शैवाल है, इनके अंदर ये पाए जाते हैं। यानी कि तारक के अंदर जो होते हैं वो एनिमल सेल यानी कि प्राणी कोशिका में और निम्न पादपों में पाए जाते हैं, जबकि जो उच्च पादप होते हैं जैसे शाक, झाड़ी, पौधे, बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं, जो उच्च स्तरीय पादप होते हैं, इनमें ये नहीं पाए जाते, यानी कि प्रेजेंट नहीं होते हैं। झिल्ली रहित ये कोशिकांग होता है, ये अपने पहले भी अध्ययन कर चुके हैं इसका। उसके बाद तारक के अंदर हमेशा जोड़े में पाए जाते हैं, यानी कि हमेशा ये किस में पाए जाते हैं, जोड़े में। यानी कि ये जो होंगे ये दोनों सिरों पर जोड़े में पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें डिप्लोसोम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डिप्लोसोम। उसके अलावा भी इसके कई नाम हैं, जैसे इसको आधारीय कण भी कहा जाता है, आधारीय कण, या फिर इसको काइनेटोसोम भी कहते हैं, और इसको कोशिका केंद्र भी कहा जाता है, कोशिका केंद्र भी कहा जाता है। यानी ये इसके उपनाम है, आधारीय कण, काइनेटोसोम, कोशिका केंद्र, डिप्लोसोम। ये सारे के सारे नाम किसके होते हैं, तारक केंद्र के। ये भी अपने कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर पूछ लेते हैं, अलग अलग नाम से इसके क्वेश्चन आ जाते हैं। उसके बाद देखिए, तारक केंद्र और कोशिका द्रव्य मिलकर संकुल बनाते हैं और उस संकुल का नाम होता है तारक काय, यानी कि सेंट्रोसोम। यानी कि संकुल बनाएंगे यहाँ पे
जिनमें तर्कुतंतु होते हैं वो शामिल होते हैं इसके अंदर। और ये जो संकुल बनाते हैं इस संकुल को कहा जाता है तारक काय यानी कि सेंट्रोसोम कहा जाता है। जबकि ये भाग होता है, ये होता है इसका तारक केंद्र। तारक केंद्र जो जोड़े में होते हैं डिप्लोसोम की तरह यानी कि सेंट्रियोल। और आगे देखिए इसमें तारक केंद्र यानी तारक काय कोशिका विभाजन में यानी कि जो सेल डिवीज़न होता है उसके दौरान तर्कुतंतु, ये वाले होते हैं तर्कुतंतु, तर्कुतंतु जिसको रश्मि किरणें भी कहा जाता है और एस्ट्रल रेज भी कहा जाता है। एस्ट्रल रेज, तर्कुतंतु, रश्मि किरणें, इनका निर्माण दो तारक केंद्र के जोड़ों के बीच में होता है जहाँ पे ये तारक काय कहलाता है। और इनके ऊपर ही छोटे छोटे जो गुणसूत्र होते हैं वो गति करते हैं यानी कि एक सिरे से दूसरे सिरे पर पहुंचते हैं अलग अलग अवस्थाओं के अंदर, क्योंकि कोशिका विभाजन में अलग अलग अवस्थाएं होती है, इंटरफेज, प्रोफेज, मेटाफेज। इन सभी अवस्थाओं के अंदर तारक जो केंद्र होता है उनके एक सिरे से दूसरे सिरे पर ये गुणसूत्र पहुंचते हैं। इनका अपने आगे अध्ययन करेंगे कोशिका विभाजन के अंदर। उसके बाद इनका जो और कार्य देखा जाए, ये इनके कार्य है। वैसे और कार्य देखा जाए सीलिया प्लस फ्लैजिला यानी कि पक्षमाभ और कसाब, ये वो अंग होते हैं जो एक कोश के जीवों में गति कराने के काम आते हैं। ये दो अंग यानी कि सीलिया और फ्लैजिला, इनकी जो आधार कणिका होती है उसका निर्माण ये करते हैं। यानी कि आधार कणिका निर्माण कौन करेंगे? तारक केंद्र करते हैं। शुक्राणुओं की जो पूंछ होती है उसका निर्माण भी किसके द्वारा किया जाता है? तारक केंद्र के द्वारा किया जाता है। हमने पढ़ा भी था कि जो ऊपर वाला भाग होता है इसका टोपी वाला भाग ये एक्रोसोम होता है और इसका ये वाला नीचे वाला भाग पूंछ का यानी पूंछ का निर्माण किसके द्वारा होता है? तारक केंद्र यानी कि सेंट्रियोल के द्वारा होता है। तो ये बच्चों अपने हो गया तारक केंद्र। और अगर देखा जाए तो इस संरचना को, ये तो अपने विभाजन में सेल डिवीज़न में कार्य में आती है। और संरचना देखी जाए तो इसके अंदर 9 प्रकार के त्रिक पाए जाते हैं, यानी कि 9 प्रकार के क्या पाए जाएंगे? त्रिक पाए जाएंगे। इस तरीके से तीन 3 6 1 7 और एक 8 और एक 9। ठीक है, इन तरीकों को ABC के नाम से डिनोट किया जाता है। इनको माइक्रोट्यूब्यूल्स भी कहा जाता है। और ये तरीके क्या होते हैं? इनका जो पहला सिरा होता है वो आखिरी से जुड़ा होता है इस तरीके से। ठीक है, ये इस तरीके से जुड़ा होता है। और ये एक प्रकार से त्रिका यानी कि एक पूरी गोलाकार संरचना का निर्माण करती है। ये 9 प्रकार के त्रिक। ठीक है, एक पहिए की तरह संरचना बनाती है और ये इसकी संरचना होती है। अपने आगे अध्ययन करेंगे जब और विस्तार से पढ़ाएंगे। तो फिलहाल आपको जब संरचना याद रखनी है तो ये वाली संरचना याद रखनी है। ठीक है, इन संरचनाओं में भी सेंट्रियोल का निर्माण होता है त्रिक के द्वारा, अलग अलग त्रिक के द्वारा। और ये त्रिक पाए जाते हैं टोटल 9। कितने पाए जाते हैं? 9 पाए जाते हैं, जो एक बैलगाड़ी के पहिए की तरह संरचना का इसका निर्माण करते हैं। तो ये बच्चों आप नोट कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे अपने लास्ट कोशिकांग है केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस। इसके बारे में अपने अध्ययन करते हैं। न्यूक्लियस के बारे में इसकी खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1931 के अंदर इसकी खोज की थी। देखा जाए तो मर्द कोशिका की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट हुक और जबकि केंद्र की खोज करने वाले वैज्ञानिक का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। ये 2 नाम आपको विशेष तौर पे याद रखने अंतर के तौर पे, क्योंकि कई बार सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसके अंदर ही होता है, वो आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए कि स्तनधारी जो जीव होते हैं, स्तनधारी जीव की जो RBC होती है, इनकी रेड ब्लड कार्पल्स, इसमें और जीवाणु विषाणु में साइनोबैक्टीरिया यानी कि नील शैवाल में केंद्रक नहीं पाया जाता। स्तनधारी के RBC में केंद्रक नहीं पाया जाता। जितने भी स्तनधारी होते हैं, खाली कुछ अपवाद को छोड़ के, अपवाद के तौर पे बात की जाए
तो जो ऊँट होता है उसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है। और उसके अलावा ऊँट जैसी प्रजाति का एक और जीव होता है लामा। लामा की आरबीसी में भी केंद्रक पाया जाता है। ये अपवाद के तौर पे आपको दो जीवों के नाम याद रखने हैं, एक तो ऊँट और एक लामा। इसकी आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, जबकि इन सभी में केंद्रक एब्सेंट रहता है। आगे देखिए, केंद्रक द्रव्य यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म और केंद्रिका यानी कि केंद्रक द्रव्य और केंद्रिका मिलके किसका निर्माण करते हैं? केंद्रक का। यानी केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाई जाती है और साथ में केंद्रक द्रव्य भी पाया जाता है। उसके अलावा केंद्रक द्रव्य में क्या पाए जाते हैं? क्रोमेटिन रेशे होते हैं, जो किससे निर्मित होते हैं? डीएनए, आरएनए और हिस्टोन और नॉन हिस्टोन जो प्रोटीन होती है उससे क्रोमेटिन रेशे निर्मित होते हैं। उसके अलावा कोशिका विभाजन के दौरान ये रेशे क्या होते हैं? क्रोमेटिन रेशे आपस में संघनित होकर इनके जुड़कर गुणसूत्र बनाते हैं। जैसे कि आपने देखा था संरचना के अंदर, आपको बताया भी था कि ये दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग होता है, ठीक है। और इसमें बाहर की जो लेयर होती है, बाहर की जो परत होती है, उसमें छेद पाया जाता है। इसको केंद्रक छिद्र या फिर न्यूक्लियोपोर कहा जाता है, ठीक है, ये वाला। और यहाँ पे पाया जाता है केंद्रिका यानी कि न्यूक्लियोल्स। और इसमें पाए जाते हैं क्रोमेटिन के रेशे, जो बहुत सारी संख्या में उपस्थित होकर एक जालनुमा संरचना बना लेते हैं इसके अंदर। और इसकी केंद्रक झिल्ली में इसके पास में ही पाया जाता है केंद्रक द्रव्य। ये हो गए क्रोमेटिन रेशे और ये हो गया केंद्रक द्रव्य, ठीक है। और ये इसकी जो बाहरी और आंतरिक परत होती है, ये वाली, ये इसमें पाई जाती है। और उसके अलावा अपने बात करें तो देखिए कि कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमेटिन रेशे संघनित होकर क्या बनाते हैं? गुणसूत्र बनाते हैं। तो यहाँ पे ये आपस में जुड़ेंगे तो इस तरीके से एक संरचना बन जाएगी, उसको बोलते हैं अपने गुणसूत्र यानी कि क्रोमोसोम। ये वो माध्यम जो आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करते हैं। कौन करते हैं? गुणसूत्र करते हैं, ठीक है। यानी कि आनुवांशिक जो पदार्थ होगा ना, वो इसी भाग में पाया जाता है। और डीएनए वगैरह भी इसमें ही पाए जाएंगे। तो देखिए आगे, केंद्रिका केवल यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है, क्योंकि हमने पढ़ा था इसका गुण कि सुविकसित केंद्रक की सबसे खास पहचान क्या होती है? इसमें केंद्रिका पाई जाती है। उसके बाद ये केंद्रिका का प्रमुख कार्य क्या होता है? आरएनए का संश्लेषण करना, यानी कि राइबोसोमल आरएनए का निर्माण करना, जो सहायता किसमें करेगी? राइबोसोम बनाने में, यानी कि राइबोसोम के निर्माण में सहायता करती है। इसलिए इस भाग को राइबोसोम की फैक्ट्री कहा जाता है और राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। उसके बाद केंद्रक द्रव्य केंद्रक झिल्ली में प्रेजेंट यानी कि पाया जाता है। और कैसा होता है? पारदर्शी, यानी कि पदार्थों का आवागमन आसानी से हो सकता है। उसके बाद इसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि कोशिका द्रव्य को, ये केंद्रक द्रव्य को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। एक और नाम इसका होता है कैरियोलिम्फ। क्या नाम होता है? कैरियोलिम्फ। कैरियोलिम्फ, न्यूक्लियोप्लाज्म या फिर केंद्रक द्रव्य इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये अपने केंद्रक द्रव्य के बारे में है, ये इतना केंद्रिका के बारे में, यानी अलग अलग इसके कार्य याद रख सकते हैं। उसके अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म किससे निर्मित होता है? डीएनए, आरएनए, पॉलीमरेज और क्षारीय फॉस्फेटेज एंजाइम, यानी कि इसमें पाए जाते हैं आरएनए पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज, क्षारीय फॉस्फेटेज एंजाइम इसमें प्रेजेंट होते हैं। किसमें? केंद्रक द्रव्य के अंदर। तो ये इसकी पूरा इसमें संरचना, इसका कार्य है। और इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि किस कोशिकांग को कंट्रोल रूम, यानी कि एक प्रकार से नियंत्रण कक्ष कहा जाता है कोशिका का। तो किसे कहते हैं? केंद्रक को कहते हैं, यानी कि
न्यूक्लियस को कहा जाता है, क्योंकि हैमरलिंग नामक वैज्ञानिक ने, एक वैज्ञानिक था हैमरलिंग, इसने एक कोश के जीव यानी कि एक कोश के शैवाल जिसका नाम है एसिटोबुलेरिया, ये सबसे बड़ा एक कोश के शैवाल माना जाता है। तो एसिटोबुलेरिया के अंदर हैमरलिंग ने कुछ विशेष संरचनाओं को देखा जो एक प्रकार से नियंत्रण कर रही थी, और उसी नियंत्रण करने वाली इकाई को उसने नाम दिया केंद्रक। क्या नाम दिया? केंद्रक नाम दिया। यानी एक प्रकार से उस केंद्रक को कहा था कि ये नियंत्रण कक्ष होता है, जबकि केंद्रक की वास्तविक जो खोज और नामकरण किया था वो किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1931 में। तो आई होप ये पूरी संरचना आपको समझ में आई होगी। आज के टॉपिक भी आपको अच्छे लगे होंगे। बार बार इसका अध्ययन करते रहें। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या बोर्ड एग्ज़ाम, इन सभी के लिए ये बहुत सारे आवश्यक जो टॉपिक है वो आप लोग याद भी करना है। तो अब बच्चों अपने 2 प्रश्नों की बारी है। तो सबसे पहले बारी है नॉन क्वेश्चन की। तो नॉन क्वेश्चन में अपने पूछा गया था कि किस कोशिकांग को सूत्रकणिका के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है माइटोकॉन्ड्रिया। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को सूत्रकणिका के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि छोटी छोटी कणिकाओं के रूप में कोशिका के अंदर पाई जाती है, आपस में कई बार जुड़ी भी होती है, और इसे कई नाम दिए गए, जैसे बायोप्लास्ट नाम दिया गया है। ठीक है, तो ये आप इसके अंदर जो नाम है, अलग अलग नाम, वो भी आपको याद रखने हैं। अगला जो अननोन क्वेश्चन पूछा गया था वो पूछा गया था कि मानव के किस अंग को प्रयोगशाला भी कहा जाता है, यानी कि शरीर की प्रयोगशाला कहा जाता है? तो वो वही अंग है जो सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि भी होती है और एक प्रकार से यूरिया का निर्माण भी करती है, यानी कि कार्बनिक यौगिक यूरिया का निर्माण भी होता है। और सही जवाब है लीवर। लीवर के अंदर यूरिया का निर्माण होने की वजह से, और एक प्रकार से जितनी भी हम दवाइयाँ ग्रहण करते हैं, यहाँ तक कि जो शराब होती है उसका पाचन भी उसके अंदर ही होता है। हालांकि शराब नुकसान पहुँचाती है, लेकिन उसका पाचन भी वहीं पे होता है। इसलिए इस भाग को कहा जाता है मानव शरीर की प्रयोगशाला। ठीक है बच्चों, तो इसका सही जवाब क्या था? यकृत, यानी कि लीवर। तो आई होप ये क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं अपने अगली क्लास के अंदर। अगले पढ़ेंगे कोशिकांग और पादप कोशिका के बारे में। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अध्ययन करते रहें। मिलते हैं अगली क्लास में। टेक केयर।